शिकागो में इन तहरीक चला रहे हो वर्ल्ड लेवल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना? जी आ रही जी है। आ रही है सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सब जानना। यहाँ हम लोग सीखेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, और आइडल मनी, यानी जो ऐसा पैसा जो ऐसी पड़ा हुआ है, उसके क्या नुकसान। यहाँ हम सीखेंगे क्या फिक्स डिपॉजिट के बारे में, इन्फ्लेशन और आइडल मनी के बारे में सीखेंगे। पहले हम चलते हैं कि हाउ डिवैल्यूड इंटरेस्ट मनी इन फिक्स डिपॉजिट। सूद तो ऐसे हराम है ही, उसका तो खैर तो हम सबको पता ही है, लेकिन सूद से जो दुनियावी एतबार से जो नुकसान हो रहा है, जो हमें बज़ाहिर फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फायदा असल में होता नहीं। तो उसको यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो समझ लेते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो फिक्स डिपॉजिट नोन ऑल्सो नोन एज एफडी, शॉर्ट में एफडी बोलते हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड बाय बैंक्स। बैंक की तरफ से ऑफर मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी
to their customer to help the save money. दूसरे भी कोई नॉन बैंकिंग लोग भी होते हैं जो ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं लोगों को ताकि वो अपना पैसा को उस पर फिक्स डिपॉजिट करके रखें. With a fixed deposit account, you can invest a sizable amount of money at a predetermined rate of interest for a fixed period. यानी आप कुछ एक अमाउंट है जिसको कुछ वक्त के लिए आप उसमें रख सकते हैं और उस पर वो आपको इंटरेस्ट देगा, सूद देगा, उस पर वो आपको सूद देगा. तो ये हम यहाँ समझ गए फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है. यानी जितना आप फिक्स करिएगा उसमें वो 4%, 5%, 6% जो भी हो वो उसमें आपको सूद देगा. ठीक है. अब आगे हम देखते हैं कि 2021 में जो अक्सर जो बड़े बैंकों ने क्या कितना परसेंटेज सूद दिया है उसको देखते हैं. हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट कंपेयरिंग अक्रॉस 48 बैंक्स. 48 बैंक्स का ये खुलासा है यहाँ पर कि कुछ बैंकों ने लेस देन 6.50 दिया है 1 ईयर के लिए और 1 से 2 साल के लिए 7% भी दिया है, 2 से 5 साल के लिए 7.5% दिया है और 5 से ऊपर में 6.75% भी दिया है. ये रेट है इंडिया का. यानी इतना परसेंटेज सूद मिला है लोगों को, बैंकों ने सूद दिया है. ठीक है. यानी 7-8 के करीब में आप मान लें इसको, 6-7-8 के करीब में सूद मुख्तलिफ बैंकों ने दिया है फिक्स डिपॉजिट पर. फिक्स डिपॉजिट पर 1 साल का, 2 साल का अलग है, 5 साल से ऊपर का. आगे चलते हैं. अब हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि ये सबका आपस में रिलेशन है. सबका आपस में रिलेशन है. आगे चल के हम पूरी बात समझेंगे इंशाल्लाह. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम. इन्फ्लेशन ऐसा चीज है जो जो पब्लिक जिसको मतलब हमेशा यूज करती है, दाल चावल तेल है ना, अब जो भी सर्विसेज हो गया, पेट्रोल डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, तो इस चीजों में जब भी महंगाई बढ़ती है तो इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन बढ़ना. ये इन्फ्लेशन बढ़ता है. चेंजेस इन इन्फ्लेशन आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज. परसेंटेज में ये इन्फ्लेशन शो करता है. ठीक है. विच ऑल्सो मेजर द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ गिवन करेंसी. इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके पैसे का वैल्यू कम हो गया है, जो बज़ाहिर दिखता नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास अगर 100 रुपया है तो 1 साल बाद भी वो 100 रुपया ही रहेगा, है ना. 1 साल के बाद भी वो 100 रुपया ही रहेगा, वो थोड़ी 90 हो जाएगा. लेकिन उसका वैल्यू कम हो जाता है. वो कम कैसे होता है आगे चल के हम सीखेंगे. यहाँ हम समझ के इन्फ्लेशन क्या चीज होता है, यानी महंगाई बढ़ना. तो यहाँ तकरीबन 20 साल का इंडिया का महंगाई का यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 1999 से लेकर 2019 तक. तो देखिए पहले 4.84 था, फिर कभी 3 हुआ, कभी 6 हुआ, कभी 8 हुआ, 2019 में 7.80 हुआ. ये इन्फ्लेशन हमारे पास तकरीबन 6, 7, 8, 9 तक चलता ही है, हो ही रहा है. ठीक है. कभी कम कभी ज्यादा ये इन्फ्लेशन होता है. अब इन्फ्लेशन हमने समझ लिया इन्फ्लेशन क्या चीज होता है. अब आगे चलते हैं हम इन्फ्लेशन को एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. ठीक है. दूध के मिसाल के साथ हम इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करें कि इन्फ्लेशन का असर कैसे पड़ता है हमारे ऊपर. अभी हम 2000 पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, हम पिछले साल से शुरुआत कर रहे हैं, इस साल तक हम आएंगे. ठीक है. तो 2021 की मिसाल हमने दिया है कि 2021 में मिल्क पर केजी, 1 केजी मिल्क का दाम था 100 रुपया. यहाँ लिखा है. ठीक है. मिल्क दूध जो था 1 केजी दूध का दाम 100 रुपये था 2021 में. इस रेट को आप याद रखिए. 2021 में किसी आदमी ने 100 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया कोई एक्स नाम के बैंक में. 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में डाला. बैंक ने उससे कहा कि मैं तुमको 3% सूद दूंगा. ठीक है. 3% सूद दिया जाएगा. 100 रुपया फिक्स डिपॉजिट में डाला 1 साल के लिए. बैंक ने कहा हम 3% आपको सूद देंगे. 3% मतलब
103 रुपया बढ़ के उसको अगले साल मिलेगा, तो हो जाएगा उसके पास अगले साल कितना, 103 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब यही आदमी 2021 में तो 100 रुपये में दूध खरीदता था, मसला नहीं, 100 रुपये में दूध खरीदता था। अब ये आदमी 100 रुपये लगा था बैंक में, अब अगले साल 2022 में इसको बैंक से 103 रुपये मिला। ठीक है, 103 रुपये मिला। फ्रॉम लास्ट ईयर इफ यू हैव 103 रुपया इसको मिला, ये निकाल लिया बैंक से, क्योंकि सूद के साथ पैसा निकाल लिया इसने। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल तो इसने रखा नहीं बैंक में, निकाल लिया पैसा। अगले साल यानी 2022-21 के बाद जो इन्फ्लेशन रेट आया ना, वो था 6%। 6% इन्फ्लेशन रेट आया। पैसा इसको 2021 से 2022 तक आने में 3 रुपए बढ़ के लिया है इसमें। ठीक है, सूद का पैसा इसको बढ़ा हुआ दिखाई दिया यहाँ पर, और मिला इसके हाथ में कैश भी आया 103 रुपए। लेकिन इन्फ्लेशन की मार पड़ी है 6%। इन्फ्लेशन की मार पड़ी है 6%। तो इन्फ्लेशन की मार जब 6% पड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 103 रुपए में से 6 रुपये आप घटा दीजिए, तो ये 97 रुपया हो गया। ये 97 रुपया इसके हाथ में दिखता नहीं है, इसके हाथ में 103 रुपया ही होगा। इसके हाथ में 103 रुपया ही दिखेगा, लेकिन असल में वो पैसा 97 रुपया हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% था। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं दूध का क्या मसला होगा। इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब ये 6% महंगाई बढ़ा है। तो अब जो वो दूध खरीदने के लिए 2022 में जाएगा, तो उसको 1 किलो दूध के लिए 106 रुपये देना पड़ेगा। 106 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अब उसके पास पैसा कितना हो गया, 97 का वैल्यू हो गया, और 103 रुपये ही, शकल 103 रुपये का ही है, लेकिन उसको देना है 106 रुपये। तो ये अब इस पैसे से दूध नहीं खरीद सकता। ठीक है, दूध नहीं खरीद सकता। With 97 rupees, you can't buy 1 kg milk in this year 2022. Even you get back interest 3%, but due to inflation 6%, your money devalued. ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक का कोई सवाल है तो करिए। हेलो। जी यहाँ नहीं तक ठीक है, ओके। ओके, चलिए अब हम समझ एक गए। और मरतबा समझा दे। हाँ ठीक है, हम यहाँ समझ रहे हैं, दूध के मिसाल से हम समझना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की मार कैसे पड़ती है, इन्फ्लेशन का असर हमारी जिंदगी में कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो हमने दूध की एक मिसाल ली। 2021 में यानी पिछले साल दूध 1 केजी दूध का दाम होता था 100 रुपया। ठीक है, एक अलग हम दूध को इसलिए समझा रहे ताकि आगे समझने में आसानी है। तो 100 रुपये में 1 किलो दूध मिलता था आपको। उस आदमी ने क्या किया, 100 रुपये को किसी एक एक्स बैंक में 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। यह हराम, ऐसे करना नहीं है, हम बोलेंगे समझने के लिए बता रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, तो बैंक वालों ने कहा हम आपको 3% 1 साल के बाद सूद देंगे। तो जब साल का एंड हो जाएगी, तो उसको कितना उसके हाथ में पैसा आएगा, 103 रुपये उसके हाथ में पैसा आएगा, जो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उसके हाथ में वाकई में बढ़ा हुआ दिखाई देगा, उसने 100 दिया था, 103 रुपये वापस लिया। ठीक है भाई। लेकिन अगले साल जब इन्फ्लेशन आया, तो वो था 6% का इन्फ्लेशन। हमने पीछे दिखाया, इन्फ्लेशन 6, 7, 8, 4, 5 सब चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अगले साल जब 6% का इन्फ्लेशन आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 103 रुपये जो आपके हाथ में आया है, ये असल में 103 में से 6 घटा देना है, 6%, ये 97 हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि अब अगले साल अगर उसको वही दूध 1 किलो का खरीदना है, तो चूंकि 6% इन्फ्लेशन है, तो 100 रुपये की चीज हो जाएगी 106 रुपये, 6 रुपये बढ़ जाएगा। तो आपके हाथ में तो 103 रुपया ही है, जो असल में वैल्यू 97 के वैल्यू के बराबर हो गया वो। और इससे आप दूध नहीं खरीद सकते। अब आप तो इसी मिसाल को आप हर जगह फिक्स करिए। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि बैंक में पैसा रखने से हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन भी आता है, तो वो इन्फ्लेशन आपके बैंक के पैसे को डिवैल्यूड कर देता है। मार्केट में वो वैल्यू नहीं रहता जो रहना चाहिए था। ठीक है, ये हमने दूध की मिसाल देके आपको समझाया। अब आगे हम इसको चार्ट में समझते हैं, साल के हिसाब से। ठीक है, साल के हिसाब से इसको हम समझते हैं। फिक्स डिपॉजिट
तो हराम है हमने लिखा। बैंक इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन का असर यहाँ पर हम देखिए, तीन तीन यहाँ लाइन है, तीन तरह का इंटरेस्ट है और तीन तरह का इन्फ्लेशन है यहाँ पर, ठीक है। तीन तरह का इंटरेस्ट, तीन तरह का इन्फ्लेशन है। पहला नंबर जो है, इंटरेस्ट दिया है पर ईयर 7%, इन्फ्लेशन रेट है इसका 8%, ठीक है। तो रियल रिटर्न, इसका फॉर्मूला अलग है, वो अलग से एक्सेल शीट में है। रियल रिटर्न कितना हुआ, 7 से 8 घटेगा तो असल में 1% ही आपको मिल रहा है। अगर ये आदमी 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट करता है 1 साल के लिए और 5 साल के लिए और 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बैंक ने दिया 7%, इन्फ्लेशन आता है 8%, तो रियल रिटर्न कितना होगा, और फिक्स डिपॉजिट में 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का क्या क्या पूंजी पैसे का क्या बनेगा वो देखते हैं पहले हम। तो इस कंडीशन में फिक्स डिपॉजिट उसने 100 किया, तो पहले साल में चूंकि रियल रिटर्न 1% है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है। इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, एक का फर्क है, तो माइनस रियल रिटर्न असल में 1 मिलेगा। बैंक से जो आपको बैंक वाला बोल रहा है हम 7% दे रहे हैं सूद, असल में वो 7% नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन को घटाने के बाद वो सिर्फ 1% ही दे रहा है आपको। तो पहला साल में आपका पैसा बैंक में रखे रखे 99 रुपीज बन जाएगा वो, ठीक है। पहला साल में आपका पैसा का वैल्यू बन जाएगा 99 रुपये। हालांकि आपने बैंक में इसलिए रखा था कि सूद में पैसा बढ़ेगा, ये 99 रुपीज हो गया। अगर इसी इसी तरह से इन्फ्लेशन चलता रहा तो 5वें साल में आपका पैसा बन जाएगा 95 रुपीज, ठीक है। 95 घट रहा है पैसा। अगर इसी कंडीशन में इन्फ्लेशन इंटरेस्ट में चलता रहा तो 10वें साल में आपका पैसा बन जाएगा 91 रुपीज। ये रियल वैल्यू ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट, असल में पैसा आपका इस तरह से घट रहा है, ठीक है। एक्चुअल मनी ऑन हैंड कैन बी सीन विच यू विल रिसीव बाय बैंक। लेकिन आप अगर बैंक से 1 साल के बाद पैसा निकालिए तो पैसा आपको बढ़ा हुआ जरूर दिखाई देगा। ये आपके हाथ, अगर आप कैश निकाल लीजिएगा ना 1 साल में बैंक से, तो बैंक वाला आपको 107 रुपये देगा, 5वें साल में 135 रुपये देगा वो, और 10वें साल में 170 रुपये देगा वो। लेकिन असल में इसका वैल्यू यही रहेगा, ये 91, 95, 99। तो आप देख रहे हैं ना, पैसा बैंक में सूद होने के बावजूद भी पैसा के वैल्यू आपका घट रहा है। ये हमने देखा जब इंटरेस्ट ज्यादा हो, इंटरेस्ट कम हो, इन्फ्लेशन ज्यादा हो। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट अगर सेम हो तो क्या होगा। इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रेट अगर सेम हो तब क्या होगा। तो यहाँ 7% भी इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन भी 7% ही है, तो रियल रिटर्न असल में 0 है, 0। बैंक वाला जरूर बोल रहा है आपको हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन असल में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये पहले साल में 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा, 5वें साल में भी 100 का 100 रुपये ही रहेगा, और 10वें साल भी 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा, अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट चलता रहा तो। ये रियल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल वैल्यू में इतना ही रहेगा, लेकिन आपके हाथ में पैसा बढ़ा हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि 7 रुपये इंटरेस्ट था। 107 रुपये आपको पहला साल में दिखाएगा, दूसरे साल 5वें साल में 135 रुपये आएगा, और 10वें साल में 170 रुपये आएगा, जो बढ़ा हुआ दिखाई जरूर देगा आपको, लेकिन वैल्यू में वो गिरा हुआ रहेगा, दूध नहीं खरीद सकता आदमी उससे, ठीक है। तो ये तो हमने दोनों को बराबर माना। अब तीसरे को हम मानते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम रहा, बड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहा, इन्फ्लेशन रेट कम रहा, तब क्या होगा। हम सब कंडीशन देख लिए, पहले इंटरेस्ट रेट कम रहा तब हमने देखा इन्फ्लेशन ज्यादा था, दूसरा दोनों बराबर था तो हमने देखा। अब इसमें देखते हैं इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, सॉरी, और इन्फ्लेशन कम है, तब क्या होगा। तो 7 और 6 में जब आएगा तो रियल रिटर्न असल में 1% है। यानी 100 रुपये अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो पहले साल में वो उसका जो असल वैल्यू बनेगा 101 रुपये बनेगा, बस 107 नहीं बनेगा। 5वें साल में 105 रुपये बनेगा, और 10वें साल में 110 रुपये बनेगा। लेकिन आपके हाथ में पैसा इतना ही दिखाई देगा, 107 रुपया, 135 रुपया और 170 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह जो येलो वाला जितना लाइन है ना, हर जगह आपको पैसा बढ़ा हुआ हाथ में जरूर दिखाई दे रहा है।
पैसा बढ़ा हुआ आपके हाथ में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ये पैसा बढ़ा हुआ नहीं है। ये बेवकूफ बनाने की मशीन है, ठीक है। लोग एक तो हराम है, उसको तो जाना ही नहीं है, खैर। लेकिन इसके बावजूद दुनिया आखिरत का तो नुकसान है ही है, दीन का तो नुकसान है ही है। दुनिया का भी कोई फायदा हमको नहीं है फिक्स डिपॉजिट से। तो इससे हम बचे। इससे बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं, ये अलग एक चैप्टर है कि इससे बड़े लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वो बैंक से ही सारा कारोबार कर रहे हैं, और हम जो गरीब, जो आम तबका है, वो इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। यहाँ इसके बाद कोई सवाल है तो कर लीजिए। यहाँ तक कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी, मुझे ये कहना था कि अगर इसको है ना मतलब फ़ी ज़मानिना मिसाल देकर समझाएँ तो शायद ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आए। यानी अभी कैसे? मौजूदा ज़माने में जो महँगाई बढ़ रही है हम्म। और क्या कहते हैं और पैसों को सामने रखकर और महँगाई को सामने रखकर अब की मिसाल दें तो शायद ज़्यादा बात समझ में आए। तो अभी आप दूध वाली मिसाल सुने? यानी जैसे जै नहीं, दूध वाली तो मिसाल सुने लेकिन वो दूध से है ना शायद मैं समझता हूँ मुझे तो ज़रा-ज़रा डाउट हो रहा था, आप जो डॉट हमारे बोल डॉट साथियाँ हैं तो उन डॉट तो पूछिए ना, क्या डॉट है बताइए। नहीं मतलब दूध का रेट उतना है नहीं ना, तो उसको है ना मतलब जो फ़िलहाल उतना रेट वाला जो मतलब कोई चीज़ है उतनी रेट वाली, तो उसको अगर सामने रखकर समझाया जाए तो शायद ज़्यादा आसान मतलब मिसाल के तौर पर पेट्रोल है, डीज़ल है या इसी तरह से कोई और ठीक, चीज़ है जो मतलब ₹100 की है। चलिए ठीक है, आप दूध की जगह पेट्रोल मान लीजिए। 100 रुपये में फिर हम दोबारा इसमें और आएंगे, ठीक है। 100 रुपये में 2021 में आपको पेट्रोल मिलता था, इसी को कैच कर लीजिए। है ना? वो एक ही चीज, ठीक नहीं, है। नहीं सौ वो तो ठीक है, नहीं मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर तो मैं समझ गया था, लेकिन हमारे जो दूसरे साथियाँ हैं ना नहीं, उनको दूसरे भी साथी से शायद छोड़िए ना, अच्छे दूसरे से साथी समझ में सवाल कर लेंगे। आप समझ गए ना ये बात? मुझे तो समझ में आ गया सर बस ठीक, और क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे साथी जी। जो सवाल है वो कर लेंगे, मसला नहीं है। अब सुनिए, पैसे को रोक कर रखना इंसानियत पर जुल्म है। कोई बता सकता है क्यों इंसानियत पे जुल्म है? तो हम लोग लास्ट चैप्टर पे आएंगे पैसा कि आइडल मनी क्या होता है। जी, पैसा रोक कर पैसे रखना रोक कर रखने से पैसा रोक कर रखने से कसाद बाजारी आती है और अमूमन महंगाई बढ़ जाती है और ख़ास तौर से जो गरीब होते हैं वो पिस जाते हैं। इसीलिए शरीयत इस्लाम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से भी मना किया है कि मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ को खरीद कर स्टोर न कर लिया जाए, उसकी वजह से मार्केट में उसका रेट बढ़ जाए तो शरीयत इस्लाम में उस आदमी को ताज़ीर होगी बाज़ाब्ता और उसको सामान रिलीज करने पर मजबूर किया जाएगा और सामान का रेट भी शरीयत तय करेगी, यानी उस वक्त की हुकूमत तय करेगी। तो पैसा के रोकने से या सामान के रोकने से कसाद बाजारी आती है और उससे महंगाई जो बढ़ती है उससे गरीब पिसता है, सरमायाकार नहीं पिसते। जी माशाल्लाह, ये मेरी बिल्कुल बात सही बात, मुकम्मल होगी। बिल्कुल सही बात। इसीलिए देखिए, ज़कात, ज़कात में तो खैर अल्लाह का हुक्म फर्ज है वो, ठीक है ना। वो बहुत सारी हिकमतें अल्लाह की हो सकती है उसमें, लेकिन एक हिकमत उसमें ये है कि अल्लाह ये कहना चाह रहा है मुसलमानों को कि तुमने इतना पैसा 1 साल तक रोक कर क्यों रखा है? तुमने इतना पैसा, जो तुम्हारे साहिब निसाब बनने के लिए पैसा चाहिए, जो भी है, 52.5 तोला चांदी है, उसकी कीमत के बराबर जो भी पैसा या रखा है, सोना वगैरह, तो तुमने 1 साल तक रोक कर उसको क्यों रखा? रोक के रखा तो अब तुम 2.5% ज़कात दो, क्योंकि वो गरीब का हक मारा गया उसमें। पैसा रखने के लिए नहीं है। जब ये मैदान में आएगा ना पैसा, जब पैसा मैदान में जब आएगा, तो फिर ये इससे लोग नफ़ा उठाएँगे, फिर लोगों को नफ़ा होगा। इतना ज़बरदस्त नफ़ा होता है लोगों को फिर जब पैसा मैदान में आता है तो। उसको कभी इंशाल्लाह स्लाइड के ज़रिए पेश करेंगे कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएँगे कि मतलब कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है इंसानियत को। लेकिन चूँकि वो यहाँ पर होता नहीं है, वो होता नहीं है चूँकि, तो ये दुनिया परेशान है। ठीक है ना? तो पैसा को एक रोकने बात की चीज़ नहीं है। अब यहाँ हम जो एक लास्ट बात अगर बात। जी, जी। इजाजत हो जी, जी, फरमाइए। तो बीच में जी, कि असल में इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है पैसों के मामले में, वो शुरू से ही सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ रहा है इस्लाम। यानी चंद खानदान, चंद घर या चंद अफराद के दरमियान पूरी पूंजी या पूरी रकम दायर हो या तमाम वसाइल दायर हो और चंद ही लोग उसके मालिक हों। इस्लाम
अपने फितरी तौर पर इसका मुखालिफ रहा है। और उसी की वजह से, जैसे आपने ज़कात की मिसाल दी, इससे ज्यादा बेहतरीन और बहुत सटीक मिसाल है कि इस्लाम ने विरासत का निजाम इसीलिए रखा है कि पैसा किसी एक के पास बंद कर न रहे। वो जो सरमाया दाराना निजाम है, जो आज के वक्त में साहूकाराना निजाम जिसको कह सकते हैं, कि पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में कम से कम चंद फैमिली होती है जो काबिज होती है पैसों पे या वसाइल पे। तो इस्लाम ने इसके खिलाफ शुरू से लोगों का मिजाज भी बनाया है, और इस्लाम का फितरी मिजाज भी है कि वसाइल और रकम ये चंद अफराद के कब्जे में ना हो, बल्कि इससे सारे लोग फायदे उठाएं। तो रकम के रोकने से ये परेशानी भी आती है कि वो मखसूस लोगों के अंदर दायर रहती है, जबकि निसाब ज़कात और उसके साथ साथ जो मिरास का एक निज़ाम है, ये दोनों निज़ाम इन चीज़ों को, जो आज के वक्त में चंद फैमिली या चंद लोगों के हाथ में सारे वसाइल कैद होते हैं और दूसरे लोग परेशान होते हैं, इसको इस्लाम अपने फितरी तरीके से तोड़ता है। मेरी बात मुकम्मल हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात है। ठीक है, अब हम लास्ट स्लाइड पर हैं कि अब हमें फिक्स डिपॉजिट तो नहीं रखना है। वो तो खैर हराम है, इसलिए नहीं रख इसलिए रखना ही नहीं था पहले से ही, लेकिन हमने इसका दुनियावी नुकसान भी देख लिया तो हमको नहीं रखना है। तब हम पैसे को क्या करें? क्या पैसे को ऐसे ही बैंक ऐसे ही रहने दें, बगैर सूद के? चलो हम सूद लेके किसी गरीब को दे देंगे, बैंक में पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ तक कि डीमेट अकाउंट में भी, अगर आप शेयर मार्केट के डीमेट अकाउंट में भी पैसा डाल के आपने छोड़ दिया, तो यूं भी वो पैसा आपका यूजलेस हो रहा है। उसको बोला जाएगा आइडियल मनी, बेकार पैसा है वो, ये नुकसान कर रहा है आपके ये आपका नुकसान हो रहा है इससे। ठीक है, डीमेट अकाउंट में भी जब तक आप इन्वेस्टमेंट में वो पैसा को नहीं लगाएंगे हलाल तरीके से, तो ये पैसा आपका कोई फायदा नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडल मनी एंड वेयर कैन कीप योर मनी? टू अर्न मनी वी हैव टू वर्क। पैसे कमाने के लिए हम इंसानों को काम करना पड़ता है। तो जैसे हम इंसान काम करते हैं, इसीलिए हमारा इस सेम फंड्स मस्ट आल्सो वर्क टू अर्न मनी। तो जो भी फंड आपके पास है, इसको भी इंसान के जैसे इंसान काम करके पैसा कमाता है, इसी तरह आपका ये पैसा काम करके आपके लिए पैसा। ये मुसलमान इस पे ध्यान नहीं देता है। मुसलमान इस पर ध्यान नहीं, पैसा को कमा कमा के जुगा जुगा कर रखने की आदत और गिनते रहने की आदत है, उसी में मजा ले रहा है बस। ये नहीं करता है, गैर इन्वेस्ट करता है। पीपल हु डू नॉट वर्क एट ऑल आर आइडियल। जो आदमी काम नहीं करता, हम उसको बोलते हैं आलसी आदमी है ना, तो बेकार आदमी है। सो मनी डज नॉट वर्क इज ऑल्सो आइडियल। अगर पैसा भी काम नहीं कर रहा तो वो भी बेकार पैसा है। ठीक है, फ्रॉम ए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग आइडल इज a वेस्ट ऑफ टाइम। So time is a money, therefore idle money is a waste of money. During periods of high inflation, idle money loses its value more rapidly. जब इन्फ्लेशन आता है तो वो पैसा जो पड़ा हुआ रहता है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चला जाता है। इन अदर वर्ड्स, नॉट ओनली इज इट नॉट अर्निंग मनी बट इट इज ऑल्सो लूजिंग इट्स वैल्यू, जो हम पिछले स्लाइड में देख लिया है। तो पैसे को सही जगह लगाना, पैसे का सही इस्तेमाल करना, ये हमारी अपनी ये मतलब बतौर समाज के, अपनी तो जरूरत है ही इंसानों को, लेकिन बतौर समाज के, कौम के, मुल्क के भी ये जरूरी है कि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। तो अब इस तरह के पैसों को हम लगाए क्या है? बिजनेस विद आइडल कैश। इफ योर बिजनेस प्रोड्यूस मोर कैश देन यू हैड एक्सपेक्टेड, सपोज ऐसा आपका बिजनेस है जिसमें पैसा बहुत आ रहा है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड बिल्डिंग अप आइडल मनी। अब पैसा जब इनकम बहुत आ रहा है तो अब हमारी आदत तो उसको जुगा जुगा के रखने की है, तो नहीं, ये गलत तरीका है। यू कुड इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी और टेक्नोलॉजी। आप उस पैसे को दूसरी जगह लगाएं। एक्सपैंड योर ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएं आप। और कंसीडर एक्सटेंडेड और वेयर हाउस फैसिलिटीज। अगर आपके पास कोई दुकान है तो उसका वेयर हाउस का फैसिलिटीज को आप बढ़ा करिए, ताकि आप ज्यादा माल ला के आप रखें, बढ़ाए, पैसे को लगाए कहीं भी। इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड गेटिंग न्यू कस्टमर्स। कुछ ऐसा करें, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा और कस्टमर आपके पास आए। अनदर ऑप्शन इज टू प्रीपे सम एक्सपेंसेस। ये क्या है प्रीपे सम एक्सपेंसेस? मान लीजिए आपको दुकान का साल का भाड़ा देना है, तो आप उस पैसे को बजाय रखने के 1 साल का भाड़ा एडवांस में दे दें उसको, ताकि आपका पैसा डिवैल्यूड ना हो। सच एज इंश्योरेंस और रेंट। इंश्योरेंस की बात हम नहीं करते, रेंट की बात कर रहे हैं।
If your company has a lot of cash lying around, perhaps it is time to acquire another company. अगर आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा है, तो फिर आप दूसरी कंपनी में लेना। और लास्ट एक ऑप्शन जो है, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, है ना, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, जो हम लोग यहाँ पर अभी सीख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह अभी है, यहाँ हलाल तरीके से, है ना, जायज तरीके से, शरीयत की पाबंदी के साथ आदमी इस तरह के पैसे को यहाँ पर लगा सकता है। तो ये जरूरी है कि आदमी अपने पैसे को अपना सिर्फ ना समझे कि मेरा पैसा नहीं है कभी, बल्कि इस पैसे के पीछे एक पूरी दुनिया है। एक मिसाल दे के बात खत्म करें कि मान लीजिए एक आदमी फिक्स डिपॉजिट करके सूद 100 रुपए का 120 रुपए उसको मिल गया सूद में, यानी बैंक में रखा 120 रुपए मिल गया। और एक आदमी 100 रुपए का एक मोबाइल खरीद के उसको बेचा और उसको 120 रुपए मिल गई। तो बोलने वाला आदमी ये बोलेगा कि दोनों में फर्क क्या है? इस जगह भी उसने पैसा ही लगाया, तो 120 रुपए कमाया, 120 बन गया। और वहां भी एक पैसा लगाया, उसने 100 रुपए का मोबाइल खरीद के बेचा, 120 रुपए कमा लिया। तो वो तो दोनों में अपना पैसा से ही कमा रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ा, ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बैंक में पैसे से पैसे बना, बैंक में पैसा से पैसे बना, जो इस्लाम में जायज नहीं। किसी का फायदा कुछ नहीं हुआ इससे, किसी का फायदा कुछ नहीं हुआ, पैसे से पैसे नहीं बन सकता। और जो दूसरा आदमी 100 रुपए का मोबाइल लेके 120 रुपए में जो बेचा है, इसके पीछे कई हजारों लाखों आदमी का घर चला है इससे। कैसे चला भाई? ये मोबाइल कंपनी जिस फैक्ट्री में बनी वो कमाया, वहां से ट्रांसपोर्टेशन वाला जो था वो कमाया, वहां से होलसेल वाला था वो कमाया, वहां से खुदरा वाला था वो कमाया। यानी कितने लोग पता नहीं उस चेन में आ गए हैं। 100 रुपए का मोबाइल जब मार्केट में आया है, उसमें कितने लोगों का हिस्सा था, कितने लोगों का घर का चूल्हा जला है। उसके बाद इसने 100 में खरीदा था तो 120 में बेचा है। ठीक है, 20 रुपया यहाँ भी मिला, वहां भी मिला, लेकिन यहाँ जो उसको 20 रुपए मिला है, इससे कई लोगों का घर चल रहा है, रिस्क चल रहा है। तो अल्लाह को ये पसंद है, ये तिजारत अल्लाह को पसंद है। और सूद को बताया गया कि हलाकत है। ठीक है ना? तो हम सब कोशिश ये करें कि हमारे पास जो भी पैसा अल्लाह ने हमें दिया है, इसको इसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है उसके मुताबिक हम खर्च करने वाले। जी, ये मेरा आज का एक स्लाइड था। अगर कोई सवाल है तो कर ले, इंशाल्लाह उसके बाद खत्म। जी, कोई कंफ्यूजन है अभी? क्लियर नो हुआ डाउट। है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल समझ गए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे समझाया सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह जो नए साथी हैं उनको और इंशाल्लाह डीमैट अकाउंट खुलाने के बारे में इंशाल्लाह आगे बातचीत होगी। ठीक है, और बाकी साथी लगे रहे, दुआ करते रहे कि हम लोग इस काम को लेकर आगे चलें और कौम को फायदा हो। जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम